डियर स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल पर पुनः एक बेहतरीन टॉपिक लिख के आया हूँ। मित्रों, अगर हम भारतीय शिक्षा के इतिहास में, इतिहास नहीं बल्कि भारतीय शिक्षा का क्या इतिहास है या क्या क्रम रहा उसके विकास का, भारत में शिक्षा के विकास का क्या क्रम रहा, वह अगर देखा जाए तो उस क्रम में एक सोपान जो ब्रिटिश काल में आता है, अर्थात वैदिक, बौद्ध और मध्यकाल के बाद जो ब्रिटिश काल आता है, उस ब्रिटिश काल में एक अच्छा पड़ाव, एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। वह पड़ाव, उस पड़ाव का नाम है मैकाले का विवरण पत्र। और मैकाले के विवरण पत्र के साथ उसका निस्यंदन सिद्धांत या फिर छनाई का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, या बूंद बूंद की शिक्षा का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, या फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से भी इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है, जो ब्रिटिश शिक्षा का एक सुंदर पड़ाव। मित्रों, अगर आप ध्यान देंगे तो 1813 में एक आज्ञा पत्र आया। 1813 में जो आज्ञा पत्र आया, उस आज्ञा पत्र के अनुसार उस आज्ञा पत्र में 3 प्रमुख बिंदु प्रमुख रहे। वो 3 प्रमुख बिंदु प्रमुख कौन रहे? उसमें 1 लाख की धनराशि, उसके बाद फिर वो ब्रिटिश शिक्षा का प्रसार, और फिर उसके बाद आपका क्या आता है, भारतीय मतलब ये साहित्य एवं विज्ञान आता है। ये 3 बिंदु रहे और इस बिंदु को लेकर के क्या हो गया, 1813 के आज्ञा पत्र में जो 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई, उसको लेकर के एक विवाद का जन्म हुआ, जिसे प्राच्य एवं पाश्चात्यवादी विवाद कहा जाता है। अब यह प्राच्य एवं पश्चातवादी विवाद कितने वर्षों तक चलता रहा? 20 वर्षों तक चलता रहा। और जब लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का क्या था, गवर्नर जनरल था, तब भी जो है यह विवाद चल ही रहा था, लेकिन सुलझ नहीं रहा था। प्रयास तो बहुत किया जा रहा, परंतु सुलझ नहीं रहा था। इसको देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता के लिए लॉर्ड मैकाले को कहां भेजा? भारत भेजा। किसका सदस्य बना करके? जनरल गवर्नर की मतलब सहायता के लिए काउंसिल का एक सदस्य, ब्रिटिश काउंसिल का एक सदस्य बना करके लॉर्ड मैकाले को लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता करने के लिए कहां भेजा गया? भारत भेजा गया। और यह उम्मीद जताई गई कि हो सकता है लॉर्ड मैकाले जो है वो क्या करे, इस विवाद को सुलझा दे। परंतु यहां आने के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक शिक्षा समिति की स्थापना की। वह शिक्षा समिति कौन थी? वो थी जन शिक्षा समिति। कौन? जन शिक्षा समिति इसका नाम दिया गया। और इसी समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? लॉर्ड मैकाले को। किसको? लॉर्ड मैकाले को किसने बना दिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बना दिया। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या कर दिया? बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। किसको? लॉर्ड मैकाले को। किसका? जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया। कब बना दिया गया? जब ब्रिटिश सरकार द्वारा लॉर्ड मैकाले को लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता के लिए क्या किया गया? भेजा गया। कहां? भारत। तब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया? लॉर्ड मैकाले को जन शिक्षा समिति का क्या बना दिया गया? सदस्य बना दिया, अध्यक्ष बना दिया गया। अब आप देख लीजिए, जब जन शिक्षा समिति का वह अध्यक्ष बना दिया गया,
तो उनसे कहा गया कि ये जो प्राच्य एवं पाश्चात्यवादी विवाद है उसको क्या करिए, आप सुलझा दीजिए। अब सुलझाने के लिए क्या करना था, जो 1813 के आज्ञा पत्र में 3 चीजें थी, धारा 43 के अंतर्गत धन, विद्वान एवं साहित्य तथा शिक्षा का प्रसार, इन 3 चीजों का क्या करना था, व्याख्या करना था कि किस तरह से जो विवाद है उसको कैसे सुलझाया जाए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लॉर्ड मैकाले पर विश्वास रखते हुए जब जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था, उसी दौरान उसे क्या किया गया, इस विवाद को सुलझाने के लिए भी कहा गया, क्योंकि लॉर्ड मैकाले अपने समय का अंग्रेजी साहित्य का क्या था, एक अच्छा विद्वान था और उसे यह विश्वास किया जाता था कि लॉर्ड मैकाले है जो क्या करेगा, वो इस विवाद को क्या कर सकता है, सुलझा सकता है। इन्हीं विश्वासों के साथ लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लॉर्ड मैकाले को इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या किया, आमंत्रित किया या नियुक्त किया। अब लॉर्ड मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र का अध्ययन किया, क्योंकि आप देखिए 1813 में आया था, जैसे कि बार बार जब भी ब्रिटिश शिक्षा की बात आ रही है तब भी यह बार बार कहा जा रहा है कि 20 वर्षों में ब्रिटिश सरकार एक बार अपने आज्ञा पत्र का क्या करती थी, परिवर्तन करती थी, अर्थात उसमें नवीनता लाती थी। कितने वर्षों में, 20 वर्षों में। तो आप देखेंगे 1793 से 1813 से अगर 20 देखेंगे तो वो कब हो जा रहा है, 1833। कब हो जा रहा है, 1833। तो 1833 व 1813 के बाद 1833 का आज्ञा पत्र आया, परंतु जो 1813 का विवाद था वह विवाद क्या हुआ, सुलझा नहीं। और विवाद क्या था, बस वही 1 लाख, क्या था, 1 लाख रुपया था। 1 लाख रुपए की जो धनराशि की व्यवस्था की गई थी धारा 43 के अंतर्गत 1813 में, वह 20 वर्षों तक चलता रहा और 1833 में जब आज्ञा पत्र आया फिर भी यह विवाद सुलझ नहीं सका। जब यह विवाद नहीं सुलझ सका तो जब काउंसिल का सदस्य बना करके ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल का सदस्य बना करके लॉर्ड मैकाले को कब भारत भेजा, तो उन्होंने भारत भेजा 2 जून 1833-34 में क्या किया, भारत भेजा कि वह क्या करेगा, जाकर के लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता करेगा, किसमें, जो विवाद उत्पन्न हुआ है उस विवाद को सुलझाने का भी प्रयास करेगा और उस विवाद को सुलझाने में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता करेगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया, मैकाले को कहा कि भाई आप इस विवाद को क्या करिए, सुलझाइए। तो लॉर्ड मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र व 1833 के आज्ञा पत्र तथा भारतीय शैक्षिक व्यवस्था का अध्ययन करते हुए क्या किया, 7 मार्च 1835 को अपना अध्ययन किसके पास प्रस्तुत किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के पास प्रस्तुत किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक तत्कालीन भारत का गवर्नर जनरल था। तत्कालीन का मतलब उस समय जो गवर्नर जनरल था उसका क्या नाम था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ही लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया था। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि वह जो विवरण पत्र प्रस्तुत किया किसके सामने प्रस्तुत किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सामने प्रस्तुत किया। और कब प्रस्तुत किया, 7 मार्च 1835 को। और उसने क्या किया, इस विवरण का पत्र का या लॉर्ड मैकाले को विवाद सुलझाने का जो उसमें वो था, वो कौन कौन से बिंदु थे, उसमें प्रमुख बिंदु कौन थे, ये सब थे। ये सब का मतलब ये जो प्रमुख बिंदु लिखे गए हैं, ये साहित्य था अर्थात विद्वान था, धन था और माध्यम था।
इन्हीं सब की व्याख्या करके लॉर्ड मैकाले ने इस विवाद को सुलझाने का क्या किया, प्रयास किया। तो अब अगर आप देखेंगे तो साहित्य का मतलब, लॉर्ड मैकाले ने जो साहित्य शब्द की व्याख्या की अपने विवरण पत्र में, मैकाले मिनट में जो मैकाले ने अपने साहित्य के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण रखा, उनका मतलब था कि मतलब इस साहित्य से मतलब था कि जो साहित्य है वो, उसका मतलब क्या है, अंग्रेजी साहित्य से। उसका मतलब क्या है, अंग्रेजी साहित्य से है। अर्थात जो 1 लाख रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई है वो मुख्य रूप से किस साहित्य के विकास पर, किस साहित्य के प्रसार पर, किस साहित्य के प्रचार पर खर्च होगा, अंग्रेजी साहित्य के प्रचार एवं प्रसार पर खर्च होगा। और लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा कि ब्रिटिश सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी जो चाहती है वो यह चाहती है कि अंग्रेजी साहित्य का विकास किया जाए और ना कि भारतीय साहित्य का विकास किया जाए, क्योंकि भारतीय साहित्य का विकास इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि नए ज्ञान और विज्ञान को जानने के लिए भारतीय साहित्य क्या है, ज्ञान में बाधा, जबकि अंग्रेजी साहित्य क्या है, यूजफुल है, हेल्पफुल है, किसमें, नवीन ज्ञान विज्ञान को ग्रहण करने में। अर्थात जो पैसे की व्यवस्था है उसे ब्रिटिश सरकार चाहती है कि कहां पर खर्चा किया जाए, अंग्रेजी साहित्य के प्रचार प्रसार पर खर्चा किया जाए और अंग्रेजी साहित्य को ही क्या किया जाए, समृद्ध बनाया जाए। दूसरी तरह अब आता है विद्वान। दूसरा विवाद क्या था, विद्वान, अर्थात किस क्षेत्र का विद्वान तैयार किया जाए, अर्थात किस मतलब भारतीय विद्वान तो उसमें लिखा गया था, लेकिन वह भारतीय विद्वान कौन होना चाहिए, भारत के लोग होंगे या भारतीय साहित्य के विद्वान पैदा किए जाएंगे या अंग्रेजी साहित्य के विद्वान पैदा किए जाएंगे। तो मित्रों अगर आप ध्यान देंगे तो पहले ही बिंदु पर जो मैकाले ने साहित्य का विवरण प्रस्तुत किया था, साहित्य का विश्लेषण किया था, उसमें ही बहुत सारी चीजें उसने स्पष्ट कर दिया था और कहा था कि साहित्य शब्द से अर्थ है क्या, अंग्रेजी साहित्य, अर्थात जो भी पैसा खर्चा किया जाएगा वो अंग्रेजी साहित्य के विकास और प्रचार प्रसार पर खर्चा किया जाएगा, न कि भारतीय साहित्य अर्थात संस्कृत या अन्य भाषाओं के विकास में खर्चा किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा इन सब, बल्कि जो भी खर्चा किया जाएगा वो कहां खर्चा किया जाएगा, अंग्रेजी साहित्य के विकास। दूसरा शब्द आपका विद्वान आया, तो विद्वान में क्या होगा, लॉर्ड मैकाले ने जो अपना विवरण प्रस्तुत किया उसमें स्पष्ट उन्होंने लिखा कि अंग्रेजी सरकार जो जिन विद्वानों को तैयार करना चाहती है वो विद्वान कौन हो सकते हैं, वो साहित्य में किसके विद्वान को, साहित्य में विद्वान हो किस भाषा के, अंग्रेजी भाषा के विद्वान। विद्वानों से अपराध उन्होंने माना कि जो विलियम शेक्सपियर और जॉन लॉक के दर्शन को जानते हो, विलियम शेक्सपियर की अंग्रेजी मतलब उनके पोएट का मर्म समझते हो या न्यूटन की खोजों का अध्ययन रखते हो, ऐसे लोगों को उन्होंने लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में क्या कहा, विद्वान का। तो दो चीजें एकदम क्लियर कट स्पष्ट हो रही हैं कि साहित्य से मतलब अंग्रेजी साहित्य से था लॉर्ड मैकाले का, विद्वानों से मतलब था कि अंग्रेजी साहित्य का विद्वान तैयार किया जाएगा। कैसे, जो धन राशि 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है उसे खर्च करके अंग्रेजी साहित्य का विद्वान तैयार किया जाएगा, अंग्रेजी साहित्य का प्रचार प्रसार किया जाएगा, ऐसा लॉर्ड मैकाले का अपने विवरण पत्र में विचार था। तीसरा जो विवाद का मुख्य कारण था वो क्या था, धन राशि मतलब धन था। तो धन क्या था, कितना धन था, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए था क्या धन, और उसे खर्चा करना था। तो लॉर्ड मैकाले ने अपने दृष्टिकोण में जो धन के प्रति दृष्टिकोण रखा उनमें उनका विचार था कि ब्रिटिश सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, स्वतंत्र है, क्या करने के लिए, उस 1 लाख रुपए की धनराशि को अपने ढंग से खर्च करने के लिए एकदम स्वतंत्र है। अर्थात कहने का मतलब दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी 1 लाख रुपए की धनराशि को अपनी इच्छा अनुसार चाहे जिस
पर क्या कर सकती है, खर्च कर सकती है। तो अगर ब्रिटिश सरकार है तो वह निश्चित रूप से अपने ही साहित्य के विद्वानों, अपने ही साहित्य के प्रचार प्रसार के ऊपर ही खर्च करने का प्रयास करेगी। और लॉर्ड मैकाले का भी दृष्टिकोण यही था कि 1 लाख रुपए की जो धनराशि है वो अगर खर्च की जाएगी तो किस पर खर्च कीजिए, भारतीय मतलब अंग्रेजी साहित्य पर और अंग्रेजी के विद्वानों को तैयार करने पर, न कि अरबी, फारसी और संस्कृत के विद्वान उस धनराशि से तैयार होंगे। उसके बाद फिर आपका आता है माध्यम। अब एक विवाद ये भी था कि भाई चलिए पैसा हो गया, ये सारी चीजें लॉर्ड मैकाले ने कहा, ये विवाद वहां ये भी बना हुआ था कि जो भारत में शिक्षा पर मतलब फल फूल रही है, उस शिक्षा का माध्यम क्या हो, मतलब शिक्षा किस माध्यम में दी जाए, किस माध्यम से अभिप्राय है, किस भाषा में दी जाए। जैसा कि अगर आप पीछे जाएंगे तो वैदिक कालीन में शिक्षा का माध्यम संस्कृत, और बौद्ध कालीन काल में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा। फिर उसके बाद अगर आप इसमें आएंगे क्या कहते हैं मध्यकाल में आएंगे तो शिक्षा का माध्यम क्या था, अरबी या फारसी हो या उर्दू भी हो सकता था। फिर उसके बाद अगर आएंगे ब्रिटिश काल में तो शिक्षा का माध्यम क्या हो गया था, लगभग अंग्रेजी होने ही वाला था और साथ ही साथ भारतीय शिक्षा थी, इसलिए विवाद हो गया क्योंकि नया शासन आ रहा था, नई भाषा आ रही थी, तो नया शासक अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करना चाहेगा। जैसा कि पहले पॉइंट की जब व्याख्या चल रही थी तो उससे क्लियर हो गया था कि जो भी धनराशि खर्च होगी वो अंग्रेजी साहित्य के विकास पर ही खर्च होगी, जिससे अंग्रेजी के साहित्य का विकास हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाने पर क्या दिया, लॉर्ड मैकाले ने बल दिया। यद्यपि वुड डिस्पैच जब आया, वुड घोषणा पत्र में यह स्पष्ट किया गया कि भाई देखिए प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है, निम्न जो शिक्षा है, उसमें जो भाषा होगी, मतलब शिक्षा का जो माध्यम होगा वो कुछ भी हो सकता मतलब अंग्रेजी भी हो सकती है, साथ ही साथ भारतीय भाषाएं हो सकती हैं, परंतु जो भारत में हम शिक्षा का विकास देखना चाहते हैं उच्च स्तर पर, उसमें मतलब शिक्षा का माध्यम क्या होगा, अंग्रेजी ही होगी। अर्थात लॉर्ड मैकाले ने भी यही प्रयास किया, जो माध्यम की व्याख्या उन्होंने अपने विवरण पत्र में प्रस्तुत की, उसमें साफ उन्होंने कहा कि क्या हो, शिक्षा का माध्यम जहां तक हो सके अंग्रेजी भाषा को बनाया जाए, क्योंकि जो भारतीय भाषा है वो क्या है, रूढ़ियों एवं परंपराओं से युक्त है। इस वजह से वो नए ज्ञान विज्ञान को ग्रहण करने में असमर्थ है। अतः नए ज्ञान विज्ञान को ग्रहण करने के लिए शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। अर्थात लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का क्या किया, वकालत प्रस्तुत किया। उसके बाद फिर आता है 5वें नंबर पर जो पॉइंट आता है वो क्या है, विज्ञान है। विज्ञान से मतलब जो नया ज्ञान आपका आ रहा है वही क्या है, आपका विज्ञान है। तो अब विज्ञान से क्या मतलब था, विज्ञान से मतलब यही था जो नया ज्ञान ब्रिटिश में है उसे क्या किया जाए, भारत में क्या किया जाए, उसे प्रस्तुत किया जाए। नया ज्ञान जो ब्रिटिश में है उसे क्या किया जाए, भारत के पुराने ज्ञान पर आरोपित किया जाए। अर्थात जिस विज्ञान का प्रसार किया जाए वो क्या हो, उसका आधार ब्रिटिश शिक्षा हो, और उसको क्या किया जाए, जो भारत का पुराना जीर्ण ज्ञान है उस पर क्या किया जाए, आरोपित किया जाए। तो मित्रों, लॉर्ड मैकाले का जो भारत आने का उद्देश्य था, या विवरण पत्र लॉर्ड विलियम बेंटिक के कहने पर तैयार करने का उद्देश्य था, वो क्या थे, यही 5 बिंदु थे, जिसमें क्या है, साहित्य है, विद्वान है, धन है, माध्यम है और विज्ञान है। वो पुनः मैं थोड़ा सा वो सार्थक कह रहा हूं कि साहित्य का मतलब अंग्रेजी साहित्य से था लॉर्ड मैकाले का, विद्वान से मतलब अंग्रेजी साहित्य के विद्वान से था, न कि अरबी एवं फारसी के विद्वान से था। धन का मतलब धन जो 1 लाख रुपए की 1813 में के आज्ञा पत्र में जो व्यवस्था की गई थी 1 लाख रुपए की धनराशि का, उससे ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश कंपनी अपने अनुसार
चाहे जिस क्षेत्र में क्या कर सकती है, खर्च कर सकती है। और माध्यम क्या था, उसने कहा था कि माध्यम में अंग्रेजी भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। और विज्ञान का मतलब यह है कि जो ब्रिटिश ज्ञान, नया ज्ञान विज्ञान है, उसे भारत के जो प्राचीन ज्ञान है उस पर क्या किया जाए, आरोपित किया जाए, अर्थात उसे नवीन बनाया जाए। इसका मतलब यही था। इसके बाद आप देखेंगे मित्रों, दूसरा जो सिस्टम है वो है, दूसरा पॉइंट वो है निस्यंदन सिद्धांत। वो क्या है, निस्यंदन सिद्धांत। तो मैकाले का विवरण पत्र है कि मैकाले ने अपने विवरण पत्र में क्या प्रस्तुत किया था। तो मैकाले ने अपने विवरण पत्र में यही प्रस्तुत किया था कि जो भी साहित्य, विद्वान, धन, माध्यम और विज्ञान का क्या किया था, उसने व्याख्या की थी कि इसका मतलब क्या है, जिसको लेकर के विवाद था। लेकिन इसके पश्चात लॉर्ड मैकाले से यह पूछा गया कि भाई अगर आप इन सारी चीजों को ऐसे बता रहे हैं तो आपका शिक्षा का स्वरूप कैसे होगा। अर्थात जो भारत की विशाल जनसंख्या है, जहां तमाम विभिन्नताएं भरी पड़ी हुई हैं, उनको आप कैसे शिक्षित करेंगे इस सीमित संसाधन में। तो लॉर्ड मैकाले ने उसे जो प्रारूप प्रस्तुत किया उसी को क्या कहा गया, निस्यंदन सिद्धांत कहा गया, या छनाई का सिद्धांत कहा गया, या फिल्ट्रेशन सिद्धांत कहा गया, या अधोगामी सिद्धांत इसे कहा गया। अब निस्यंदन सिद्धांत, छनाई का सिद्धांत, बूंद बूंद का सिद्धांत और उसके बाद अधोगामी सिद्धांत, विभिन्न नामों से लॉर्ड मैकाले की इस चिंतन को जाना जाता है, जिसे उन्होंने प्रस्तुत करने का, एक शिक्षा के प्रारूप रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो यहां पर जो निस्यंदन सिद्धांत या छनाई सिद्धांत है वो क्या है, वो उसका मतलब अभिप्राय क्या है, फिल्ट्रेशन थ्योरी का अभिप्राय क्या है, उसका अभिप्राय यही है कि लॉर्ड मैकाले ने कहा, जवाब में जब उनसे पूछा गया भाई इतनी बड़ी जनसंख्या को आप कैसे शिक्षित करना चाहेंगे, तो लॉर्ड मैकाले ने कहा कि ऐसा है, शिक्षा का एक जो सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे निस्यंदन सिद्धांत कहा गया, फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा गया, उसमें उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा लोगों को शिक्षित करने का प्रयास न किया जाए, बल्कि कम लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया जाए, और जो वो कम लोग शिक्षित होंगे उनके माध्यम से बहुत सारे लोग शिक्षित हो जाएंगे। अर्थात लॉर्ड मैकाले के कहने का मतलब यह था कि समाज के बड़े वर्ग को पूंजीपति वर्ग को क्या किया जाए, शिक्षित किया जाए। और जब वो लोग शिक्षित रहेंगे तो उनसे संबंधित, उनके यहाँ नौकरी करने वाले, कार्य करने वाले, या और जो सारे माध्यम से जो उनके नीचे के लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, वो शिक्षित हो जाएंगे। जैसे उस समय रजवाड़ों का समय चल रहा था, तो इनके कहने का मतलब, अर्थात लॉर्ड मैकाले के कहने का मतलब था कि राजा साहब के परिवार को ही शिक्षित किया जाए, ना कि पूरे उस राज्य के क्षेत्र को शिक्षित किया जाए। उनके कहने का मतलब था कि राज परिवार के लोगों को जो शिक्षित किया जाएगा, उस राज परिवार में जो भी उनके क्या होंगे, नौकरी, मतलब वहां नौकरी करने वाले जो नौकरशाह लोग होंगे वो भी शिक्षित हो जाएंगे। और जब वो शिक्षित होंगे नौकरशाह लोग, तो वो जिस परिवार से संबंधित होंगे उनके माध्यम से वह परिवार शिक्षित हो जाएगा। तो शिक्षा की इस प्रक्रिया को जो ऊपर से नीचे आ रही थी उसी को निस्यंदन सिद्धांत कहा गया, छनाई का सिद्धांत कहा गया कि छन छन करके आएगी ऊपर से, या फिर उसे क्या कहा गया, फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से भी जाना गया। और इसका एक नाम यह था कि अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत। तो अधोगामी सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, जो ऊपर से क्या आए, नीचे आए। अगर नीचे से ऊपर जाए तो ऊर्ध्वगामी, और जब ऊपर से नीचे आए तो वो क्या है, अधोगामी। तो अगर आप जैसे कि मैंने कहा कि उसमें यही व्यवस्था थी कि राजा साहब के परिवार को शिक्षित किया जाए, और राजा साहब के परिवार के माध्यम से राज व्यवस्था में काम करने वाले लोग शिक्षित हो जाएंगे। और जब वो लोग शिक्षित हो जाएंगे तो वो अब जिस परिवार से जुड़े होंगे उनके परिवार उनके द्वारा शिक्षित हो जाएंगे। इस तरह से लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में क्या किया,
लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में 1813 के आज्ञा पत्र से उत्पन्न विवाद, कौन सा विवाद? प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद, प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद को हल करने का क्या किया? प्रयास किया। यद्यप पूर्णतः यह विवाद हल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने पूर्ण प्रयास किया कि क्या करे, इस विवाद को हल करे। और इस विवाद को हल करने के लिए उन्होंने जो अपना चिंतन प्रस्तुत किया उसे ही क्या कहा गया? लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र कहा गया। और जब लॉर्ड मैकाले से यह कहा गया कि ये जो आपका विवरण पत्र है, जिसमें आप अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य की वकालत कर रहे हैं, उसे कैसे इस विशाल जनसंख्या पर लागू करेंगे, तो उन्होंने जो प्रारूप प्रस्तुत किया उस प्रारूप का नाम क्या पड़ा? निस्यंदन सिद्धांत पड़ा। और इसी निस्यंदन सिद्धांत को छनाई सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसी निस्यंदन सिद्धांत को फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी सिद्धांत को अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों, अब पुनः एक बार मैं व्याख्या करना चाहूंगी। छनाई सिद्धांत या अधोगामी सिद्धांत का मतलब ऊपर से क्या हुआ? नीचे। मतलब जो शासक वर्ग है उस वर्ग को शिक्षित किया जाए, और उस शासक वर्ग के अंतर्गत जो शासित वर्ग है, जो शासित वर्ग है, वो क्या हो जाएगा? अपने आप शिक्षित हो जाएगा। तो मैकाले का यही नजरिया या यही प्रारूप को क्या कहा गया? निस्यंदन सिद्धांत या फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो डियर स्टूडेंट, अगर कहीं इस पत्र में या मैकाले विवरण पत्र को समझने में कहीं दिक्कत होगी तो निश्चित रूप से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।